19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाली है क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको यह भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, कैसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं और मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आपका परीक्षा में धमाल मच जाए। तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए। ये पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, एक एक बातों को समझिएगा क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान यानी कि उसका भूमिका को स्पष्ट करना है और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने एग्जाम में क्या लिखिएगा जिससे कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए आपको लिखना होगा कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूमंडलीकरण कंपनियों ने व्यापार, निवेश तथा तकनीकी प्रवाह के द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कंपनियों के माध्यम से ही लोगों का जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर जो है प्रदान हो गए। तो ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस आपको इतना लिखना है और आपका जबरदस्त नंबर मिल जाएगा। ये आपको ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए वैसे आपको बता देंगे कहां पे मिलेगा आपको, तो ये सारी चीजें नोट वहां से कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन समय काफी कम है इसलिए हम लोग फटाफट करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए। यहां देखिए इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद के जनक कौन थे। कार्ल मार्क्स थे। या आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद के जनक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। वे हीगेल, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से गहरे प्रभावित थे। 1848 ईस्वी में पेरिस में उनकी भेंट किससे हो गई थी, तो फ्रेडरिक एंजल्स से हुई थी और एंजल्स श्रमिकों की दयनीय स्थिति से क्या थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, अतः उन्होंने दोनों ने मिलकर के 1848 ईस्वी में क्या कर दिया, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कर दिया। इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोनों ने मिलकर के 1848 में क्या प्रकाशित किया, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कर दिया था। ये भी आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक कर देनी है। और इसे ही क्या कहा जाता है, समाजवाद का इसे जनक कहा जाता है। आगे लिखना होगा आपको कि इसमें श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा दी गई। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित किया जिसे साम्यवादियों का क्या कहा जाता है, तो बाइबल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने क्या प्रकाशित किया था, कौन सा पुस्तक प्रकाशित किया था, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित कर दिया था जिसे क्या कहा जाता है, तो साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइएगा अगर जरूरत होगा तो आपको। इसके अलावा इसके द्वारा उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया। बाद में कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड चले गए अथवा शेष जीवन अपना जो है वहीं पे व्यतीत उन्होंने कर दिया। उसके बाद 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कार्ल मार्क्स के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ और साम्यवाद एक सशक्त आंदोलन के रूप में क्या हो गया, परिणत हो गया। इस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। और यह इस तरीके से आप पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान न दीजिए आप लोग, सब्जेक्टिव भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और चाहिए, क्या चीज आपको चाहिए। मतलब कि हम तो अपने तरफ से बता रहे हैं लेकिन आपको डाउट किस चीज में है उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुस गया। ठीक है, इस पे चर्चा करनी है यानी कि इसके बारे में लिखना है। तो देखिए अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा था, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो देखिए अमेरिका हिंद चीन में
फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा था। कैसे घुसा था? तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा। धीरे धीरे उसने साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में उन्होंने जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को क्या किया कि दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा कहा गया उत्तरी और दूसरा कहा गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी सरकार बनी और बायोदोई के नेतृत्व में यह सरकार बनाई गई थी। अमेरिका समर्थित बायोदाई सरकार का संचालन नियो दी दियम के हाथों में था। ओके, तो अगर आएगा कि आपके एग्जाम में कि अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा था, तो आपको फटाफट से ये सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है, समय कम है तो आप लोग फटाफट से इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे कि आपके एग्जाम आएगा तो फटाफट से आप ओके लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कर दीजिए, संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट आई थी, उनका 3 महत्वपूर्ण कारण जो था वह कौन कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित ही था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़ करके बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होते चला गया, उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पीसते रहे। नवीन तकनीकी और प्रगति और मुनाफे के उत्पादन में काफी ज्यादा क्या हो गई, वृद्धि कर दी, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी रही। अति उत्पादन के कारण कीमतें जो है वह क्या हो गई, तो काफी ज्यादा गिर गई, जिससे किसानों की आय और भी ज्यादा घट गई। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि उत्पादन को और बढ़ाया, और ताकि कम उत्पादन पर ज्यादा माल बेच सके और अपनी आय स्तर को बनाए रखे। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे कीमतें और भी नीचे चली गई, जिससे आर्थिक संकट का जन्म और भी तेजी से हो गया। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के लिए जो ऋण दिया गया था, यानी कि जो कर्ज दिया गया था, वो भी वापसी की मांग करने लगा कि हमें पैसा हमारा दे दो, हमारा पैसा हमें लौटा दो, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक संकट जो है और भी गहरा होते चला गया और आर्थिक संकट वहां से उत्पन्न हो गई। तो ये आएगा आपके एग्जाम में कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारण का आपको बताना है, यानी कि कारणों को लिख देना है। तो बस आपको इतना लिख देना है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक कारण का बुनियादी कारण जो था स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में क्या था, वह समाहित था। और भी आगे जो सारी चीजें हमने बताई, ये आपको फटाफट से लिखना है। आपका जबरदस्त नंबर दे दिया जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है। जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र की चुनौती कैसे है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आतंकवाद देश की एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इससे अलगवाद व नक्सली गतिविधियों का बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों से आम लोगों का जीवन जो है वह खतरे में पड़ जाता है और लोगों की शांति ज्योतियों भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर क्या है, चुनौती है। जो आतंकवाद है, ठीक है, वो लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा गंभीर जो है क्या है, यह चुनौती बनी हुई है और यह आपकी चुनौती है। तो ये आएगा तो आपको फटाफट से लिख देना है। आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको बता देते हैं कहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगा, ढूंढिएगा उसमें जा करके, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, और जो चीज नहीं मिलेगा वहां पे आपको बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप बने रहिएगा, हमारा ऐप मिलेगा, हमारा वेबसाइट मिलेगा, दोनों से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या आपको हम बता देते हैं अच्छे तरीके से, या डीएलएस एजुकेशन गूगल पे आप सर्च कीजिएगा। आगे है कि जिला परिषद पर टिप्पणी लिखिए। जिला परिषद पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, जिला परिषद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जिला परिषद वही जिला परिषद जो पंचायती राज सरकार में जो चुनाव होता है, ठीक है, जिला परिषद
बिल्कुल। तो देखिए इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसमें तो काफी बच्चे लिख देंगे कि जिला परिषद क्या होता है। तो देखिए बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय जो है यह स्तर है, ये तीसरा स्तर है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्षों पर जिला परिषद का चुनाव होता है। जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख इसके क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। प्रत्येक जिला परिषद का क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% जो है आरक्षण का वहां पे प्रावधान है। ओके, तो ये आएगा अगर आता है आपके एग्जाम में कि जिला परिषद क्या है, जिला परिषद पे टिप्पणी लिख दीजिए, तो आपको ये सारी चीजें लिख देना है। ओके, गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन, हमारा वेबसाइट ओपन होगा, वहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज, वहां पे लेटेस्ट आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन वगैरह वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारा ऐप में भी मिल जाएगा, तो आप जाकर के जल्दी से सर्च करेंगे, पहले क्लास ले लीजिए। अगला है कि कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली जो होता है आखिर में क्या होता है। तो देखिए आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंकित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान और निकासी होता है। आजकल क्या होता है? ATM प्लास्टिक मुद्रा है। अब प्लास्टिक मुद्रा है, एक छोटा सा टुकड़ा है, प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा है, उस पर जो अंक अंकित है उसी के माध्यम से हम करते हैं। जो कार्ड नंबर होता है, CVV नंबर होता है, उस पर लिखा हुआ रहता है, उसके माध्यम से हम लोग पैसा का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसा का लेन देन कर सकता है तो उसे इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कि आमतौर पे आप समझें, यानी कि आम भाषा में आप समझें कि अगर हम पैसा के लेन देन के लिए कहीं दूसरे जगह ना जाएं, हमारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक मुद्रा हो गई, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में आपका ATM हो गया, आपका ATM में डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और आजकल तो गूगल पे, फोन पे, इस तरीके की सारी चीजें चली रही है। ओके, चलिए, तो ये आपको आएगा, फटाफट से ये लिख देना है कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। अगला देखिए, आगे है कि आय से आप क्या समझते हैं। और यही चीज देखिए, ये आय जो होता है इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आय तो देखिए क्या है, आय क्या है? तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक कार्य करता है अथवा मानसिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य का मतलब है कि जो शरीर से मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जैसे कि खेतों में जाना, कोई वर्क करना, जो शरीर से हो उसे शारीरिक कार्य कहते हैं। और मानसिक कार्य का मतलब होता है जो ऑफिस में बैठ करके कोई बस मतलब कि दिमाग से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पढ़ाना हो गया, बैंक में काम करना होगा, जो मैनेजर हो गए वहाँ की बैंक मैनेजर हो गए, और इस तरीके के जो ऑफिस में काम करते हैं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, जो मोबाइल फोन के माध्यम से करते हैं, वो आपका मानसिक कार्य हो गया। और उस व्यक्ति को उसके कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि जो भी कुछ रुपया उनको मिलता है, सपोज मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बदले तो कुछ पैसा दिया जाएगा, तो जो पैसा आपको दिया जाएगा उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। यानी कि आम भाषा में हम कहें तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, वह कोई भी काम करता होगा, वह शारीरिक काम करता होगा या फिर मानसिक कार्य करता होगा, उसके बदले जो भी उसको रुपया पैसा दिया जाता है उसे हम लोग उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय वह मापदंड होता है जिसके माध्यम से यह भी पता लगाया जाता है कि देश के आर्थिक विकास की स्थिति क्या है, उसका आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को उसकी आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि सभी व्यक्ति का हमारे भारत देश में सभी व्यक्ति का सैलरी 1 लाख प्लस हो जाए, 50,000 प्लस हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा देश विकसित है, सब कोई अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर हमारा आय जो है, यानी कि हमारी रुपया पैसा जो हम कमा रहे हैं वो 50,000 से नीचे की हो, कभी 10,000 हो, कभी 5,000 हो, कभी 2,000 हो, कभी 3,000 हो, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग प्रगति कर रहे हैं, विशाल मतलब कि विकासशील श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे। ओके, तो विकसित देश में अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि वहां के जो सभी लोग हैं यानी कि विदेश हैं। देखिए अब विकसित क्यों कह सकते हैं? आम भाषा में आप विकसित उसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के लोग अधिकतर विदेश में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा अच्छा खासा दिया जाएगा, इसका मतलब वह विकसित देश है, हम लोग का विकासशील देश है। तो हम लोग को वहां उस तरीके के फैसिलिटी और उस तरीके के पैसे नहीं मिलने के कारण हम लोग की क्या होगी? हम लोग विकासशील श्रेणी में रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग का आय बढ़ेगा
अगर हम लोग का आय बढ़ता है तो यानी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। अगर हमारा ही आय कम रहेगा यानी कि देश के लोगों की सबका आय कम रहेगा तो फिर देश की स्थिति कैसे सुधरेगी, नहीं सुधर सकती है। तो यही आपका होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में अगर आता है एग्जाम में तो लिख दीजिए अच्छे तरीके से। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था कि आय से आप क्या समझते हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति कोई मानसिक कार्य करे, शारीरिक कार्य करे और उसके बदले जो भी रुपया पैसा दिया जाए उसे ही हम लोग आय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सहकारिता की परिभाषा क्या होती है। अभी ये देखिए, ये तो बड़ा ही मजेदार है टॉपिक यार, सहकारिता, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान दीजिएगा इसको। हालांकि सारा चीज आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक होता है ना अपने आप में इंपॉर्टेंट, यानी कि हर जगह इसका महत्वपूर्ण योगदान रह जाए। जैसे कि आप आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं भी अगर सभा में बैठते हैं तो इसका भी महत्व आपको आ जाए, तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि सहकारिता। तो देखिए सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल करके कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग जो है वह आर्थिक व्यापक रूप से किया जाता है। देखिए आमतौर पे मतलब कहने का मतलब यह है कि एक साथ मिलजुल कर जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग सहकारिता कहते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थव्यवस्था होती है, जो अर्थशास्त्र होती है, उसमें इसका प्रयोग जो है क्या है, अधिक व्यापक है। अब देखिए सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक यानी कि अपने इच्छापूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों के लिए वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, एक से ज्यादा हो व्यक्ति यानी कि 3-4 लोग मिल करके, आम भाषा में यह समझे 3-4 लोग मिल करके अगर कोई काम करते हैं किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वही हम लोग का क्या होता है, सहकारिता होता है। समझ में आया? यानी आम भाषा में हमने आपको पहले एक ही लाइन में समझा दिया कि सहकारिता वो है जो एक साथ के मिलजुल करके कार्य करना होता है, ठीक है। चलिए तो ये आएगा तो फटाफट से आपको लिख देना। आगे देखिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह कमाल वीडियो मिले, और समय काफी कम है, इसमें आपकी गजब की तैयारी हो जाए। अगला क्वेश्चन कि संसाधन क्यों परिभाषित कीजिए। देखिए बड़ा ही चुन कर आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है, संसाधन, ठीक है। संसाधन के बारे में समझिए। तो देखिए उपयोग में आने वाली जो सभी वस्तुएं होती है वह संसाधन कहलाती है। हमारे उपयोग में कोई भी वस्तु हो जाए, जैसे कि आप मोबाइल फोन से हमारा वीडियोस देख रहे हैं, वो आपके उपयोग में आ रही है, वो आपकी संसाधन हो गई। आप साइकिल या मोटरसाइकिल या कार से कहीं जाते हैं, वो आपकी संसाधन हो गई, ठीक है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों ही हो सकते हैं, जैसे कि भूमि हो सकता है, मृदा हो सकती है, जल हो सकती है, खनिज हो सकती है। जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो एक संसाधन के रूप बन जाता है, यानी कि वह संसाधन हो जाता है। वही दूसरी ओर वनस्पति हो गई, वन जीव जंतु हो गए, जलीय जीव होते हैं आदि जैविक संसाधन होते हैं जो मानवीय सुख, जो मानवीय जीवन को क्या बनाते हैं, सुखद बनाते हैं, आसान बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, है ना। यानी आम भाषा में आप समझे तो आप संसाधन के बारे में बस यही कह सकते हैं कि जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे उपयोग में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको हमने समझा कि आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें आपका क्या हो रहा है, वो आपका मदद कर रहा है, यानी कि आपके उपयोग में वह सहायक हो रहा है, ठीक है। आपके सुख सुविधा में वह क्या हो रहा है, आपका ये आपको मतलब कि सुख सुविधा में आपके वो योगदान दे रहा है अपना, तो वह संसाधन हो गई। ओके चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है कि खनिज, ठीक है। यानी कि खनिज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए खनिज के बारे में, तो खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोजन होता है। जो खनिज होता है वह धात्विक अथवा अधात्विक खनिजों को ये क्या होता है, संयोजन होता है, यानी कि मेल होता है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ओके, जिसमें क्या होती है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक क्या होती है, तो विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले क्या होते हैं, इसमें गुण युक्त होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अगर खनिज के बारे में आएगा तो इसमें छोटी सी लाइन आप लिख दीजिएगा, बस आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग रट लीजिएगा इसे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय देना है, यानी कि इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या लिखना होगा जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखना होगा आपको कि मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में कहां है, स्थित है। अब देखिए यहां 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया जो एक जलयान है। समुद्र में क्या बनाया गया था, सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया था, याद करिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और पानी के भीतर तेल की कुओं खोदने का कार्य किया जो करता है।
यहां 80 करोड़ टन तेल का भंडार का अनुमान लगाया गया था, यह लगाया गया है 80 करोड़ टन तेल का भंडार पे क्या है, अनुमान लगाया गया है। तो ये छोटी सी लाइन यहां लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर यहां पे दे दिया जाएगा, जितना भी नंबर में वो पूछेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम क्या है। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिला, यानी कि जहां पे घनत्व सबसे ज्यादा है, वह बिहार का कौन कौन ऐसा जिला है। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ा जिले की बात करते हैं तो है पटना। दूसरे नंबर पे आता है दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी एवं सारण। इन जिलों में जनसंख्या का घनत्व जो है वह औसतन 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि बात करते हैं कि जनसंख्या यहाँ की तो लगभग 1 किलोमीटर में 1200 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कर दीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले, जो प्राकृतिक आपदा होती है यानी कि जो मनुष्य के द्वारा घटित नहीं कराई जाती है, जो अपने आप घटित होती है, उसके लिए बात किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली वैकल्पिक संचार का माध्यम जो है वो है रेडियो समाचार। ठीक है, रेडियो समाचार में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान से सूचना भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। रेडियो संचार में विभिन्न दूरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तथा सूचना प्राप्त करते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह समाचार व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। जहां पे भी आपदा होती है वहां पे ये जो संचार व्यवस्था है वह काफी ज्यादा उपयोगी हो जाती है, वह महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए इस चीज में, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। अगला है कि गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा कीजिए। जो गैरिबाल्डी था उसका कार्य क्या क्या था, ठीक है, उसके कार्यों का चर्चा करना। तो ध्यान दीजिएगा कि गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत यानी कि राज्य में सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। इन रिश्तेदारों की अधिकांश जनता ब्रू राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरिबाल्डी को क्या करने लगी, वो समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दी तथा विक्टर इमैनुअल ने प्रतिनिधि के रूप में वहां की क्या कर लिया, सत्ता संभाल ली और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के ही गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति को क्या किया कि राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा और अपना जीवन को क्या किया, अग्रसर किया, आगे बढ़ाया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की यह महत्वपूर्ण योगदान रही थी। सारा कुछ अपना समर्पित कर दिया और खुद ही जो है एक किसान की भांति जीवन जीने लगा। ओके, तो आएगा आपके एग्जाम में, तो ये सारी चीजें आपको फटाफट से लिख देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लेकर के पांडुलिपियां को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीरें युक्त सुलेखन कला से संपूर्ण साहित्यों की क्या थी, रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिलत भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से क्या था, बाहर था। मान लीजिए कोई भी सामान हो, अगर वो उसका जो रुपया हो वो काफी हाई हो, तो जो आम लोग हैं, आम जनता, उसके पास इसके लाभ कभी भी नहीं उठ सकता था। ठीक है, ये नहीं उठ सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि पांडुलिपियां क्या है, तो आपको ये सारी चीजें लिख देना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, अगर छोड़ के जाएंगे नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का जो है वर्णन है आपको करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक हथियार नामक यह एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बम्बू से गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में एक प्रयोग किया गया था। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का भी अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनाम युद्ध की
युद्ध में इस्तेमाल किया गया। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां जो थी वो क्या हो गई, तो तुरंत ये झुलस गई, यानी कि खत्म हो गई। यूं पेड़ मरते चले गए, खत्म होते चले गए, बर्बाद होते चले गए। जंग को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों, आबादी दोनों जगह जम करके किया गया। इस जहर का असर आज भी वहां की आबादी में नजर आता है। जन्मजात विकलांग और कैंसर के रूप में वहां पे लोगों को देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक जो एजेंट ऑरेंज जो है, जो हथियार है, ये एक ऐसा था कि अगर आपके शरीर पे ये पड़ा, ठीक है, पड़ा तो समझिए कि आपके शरीर से तुरंत चिपक जाता था और वो जलना शुरू कर दिया था, जलन होना, जलना शुरू हो जाता था। और इससे अगर पेड़ों पे अगर इसका प्रभाव कर इसको किया जाता था, पेड़ों पे इसका इस्तेमाल, तो तुरंत ही इसकी पत्तियां मुरझा जाया करती थी, खत्म हो जाया करती थी, और पेड़ भी मर जाया करते थे, खत्म हो जाया करते थे। इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा किया गया, ठीक है। और आज भी इसका उपयोग जो है जहां पे इसको किया गया वहां पे आज भी इनके जो जहां पे आबादी था, आबादी दोनों में यह जम करके किया गया, खेतों हो गया या फिर आबादी हो गया, दोनों जगह किया गया। और आज भी वहां की लोगों में इसका प्रभाव देखा जाता है। वहां पे जन्मजात जो है वह काफी लोग, बच्चे जो होते हैं वह पैदा होते हैं तो या तो जन्मजात विकलांग होंगे या तो फिर उन्हें कैंसर होगा। तो ये बहुत ही घातक थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जतरा भगत के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कि अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव ने 1914 से लेकर के 1918 के बीच विद्रोह किया, जिसके नेता जो थे वह जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें परमेश्वरवाद पर बल और तथा मांस, मदिरा और आदिवासी नेतृत्व से दूर रहने की यहाँ पे क्या की गई, बात की गई थी। क्या थे जतरा भगत कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज के खिलाफ आदिवासियों ने 1914 से 18 के बीच जो विद्रोह किया था उसका यह नेता थे। कौन थे? जतरा भगत। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पीडीएफ कहां मिलेगा अभी आपको फिर से बता रहा है। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को। इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको आ चुका है यहाँ पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि साइमन कमीशन जो था वो आखिर में क्या चीज था। तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से करेंगे, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग को जानना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। फिर आगे से आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे है क्या चीज है कि भारत में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 के
भारत अधिनियम में यह एक व्यवस्था बनाई गई कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार करेगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन बना, जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। फलतः 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता इस पे क्या हुई, संघर्ष हो गई, यानी कि वहां पे भी जनता ने साथ दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है अगर आपके एग्जाम में आएगा कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये आज का यह क्वेश्चन आपका लास्ट होगा और आगे के फिर इसी तरह का धमाल मचाने वाला जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आएगा। और भी सब्जेक्ट का, वो मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेनी है और आपको डरना नहीं, लड़ना है। पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 1971 से 72, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, तो ध्यान दीजिएगा कि 1971 से 72 ईस्वी के बाद वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणधारियों के चलते अर्थव्यवस्था और भी लड़खड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति का असंतुलित कर दिया। 1972 से 73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि के पैदावार में काफी ज्यादा कमी आ गई और वही चीज फिर इस समय मत घटित हो जाए, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग तेल की फिर से वृद्धि हो रही है। और ऐसा ना हो, देखिए उस समय क्या हुआ था कि तेल की वृद्धि हो गई थी, ठीक है, और जो भी बांग्लादेश के आए थे, जो भी यहाँ पे शरण लिए थे, उनके कारण अर्थव्यवस्था और भी लड़खड़ा गया था और तेल की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई। और जो मानसून है, मानसून के कारण क्या हुआ कि फसल जब होगा नहीं, किसी कृषि के पैदावार जब होगी नहीं, तो फिर तो ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो उस समय ये सारी चीजें घटना होती है और वही चीज यहाँ पे आजकल भी देखा जा रहा है कि हम लोग के जो इस समय युग जो चल रहा है समय, यहाँ पे भी तेलों की कीमती में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मानसून के कारण यहाँ पे भी फसल बर्बाद हो जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मानसून तक कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल बात करते हैं, आइए, कोरोना वायरस ने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। अगला है, आगे आपको लिखना होगा इसमें कि परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 ईस्वी में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने क्या किया, सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को क्या किया था, वहां पे आमंत्रित किया था। छात्रों ने क्या किया था, जयप्रकाश नारायण को वहां पे आमंत्रित किया था। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, जैसे कि हम लोग की यहाँ तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, बेरोजगार लोग हो गए, तो ऐसे में क्या होगा, जो युवा है, जो छात्र हैं, वो गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद से क्या करने लगे, आपको सरकार के विरुद्ध इन्होंने विरोध किया, सरकार का विरोध किया यहाँ पे। और वही घटना फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि दोहराई जा रही है। जो यहाँ पे वहां पे भी भ्रष्टाचार वगैरह फैल चुका था काफी ज्यादा। जब समझिए कि बेरोजगारी होगी तो भ्रष्टाचार वगैरह तो फैलेगा ही, तो वही घटनाएं वहां पे भी हुई थी। तो ये अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आपको फटाफट से ये सारी चीजें लिख देनी है। तो इस प्रकार से आपने देखा पूरे 20 क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट था। और आगे आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा और जो भी क्वेश्चन पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, खुला है, बाबू पूछिए, जो भी मन के डाउट्स है, जो सवाल है हमसे कीजिए। इसी तरह कमाल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तभी आपको आगे से वीडियो मिलेगा।